हेलो एवरीवन, दिस इज सुरभि। वेलकम टू स्टडी हैक्स। कैसे हो सब? आई होप आप लोग सब ठीक हैं, अपनी स्टडी को अच्छी तरीके से कवर अप कर रहे हैं। चलिए आज का जो डिस्कशन है वो हम लोग स्टार्ट करते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। कल के दिन जो है गुरुपुरब सेलिब्रेट किया गया और काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट दिन भी रहा, क्योंकि 3 फॉर्म जो लॉज हैं उसको रिपील करने की बात की गई हमारे जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। तो काफ़ी ज़्यादा किसानों में खुशी की लहर देखने को मिली। लोग जो हैं वो स्पेशली फार्मर्स जो हैं वो अपनी खुशी को जो सेलिब्रेट कर रहे हैं, जो मिठाइयाँ बांट के। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं इन पिक्चर्स में। ठीक है, ये पिक्चर्स जो हैं ये जाहिर कर रही हैं कि किसानों में कितनी खुशी है। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था कल का दिन। तो फॉर्म लॉ से रिलेटेड जो है वो हम कुछ डिस्कस कर लेते हैं कि फॉर्म्स बिल जो थे, ठीक है, जो बाद में एक्ट बने। क्लियर? तो उसको ये जो अभी रिपील किया जाएगा ना, विंटर सेशन जो भी देखने को मिलेगा, 3 सेशंस रहते हैं। बजट सेशन रहता है, मॉनसून सेशन रहता है, अभी विंटर सेशन आएगा। ठीक है, तो उसके तहत ये प्रोसीजर के तहत इसको हटाया जाएगा सारी चीज़ों को। तो 3 फॉर्म लॉज थे जिनको बाद में जाके जो बिल थे उसको एक्ट बनाया गया। पहला था द फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स, जो प्रमोशन जो बिल था, ठीक है, 2020 का। तो इसमें क्या था कि फार्मर्स जो हैं वो उनके पास काफ़ी ज़्यादा चॉइसेस रहेगी। ठीक है, इससे मार्केट जो कॉस्ट है वो रिड्यूस होगी, तो बेटर जो प्राइस है, ठीक है, वो देखने को मिलेगा फार्मर्स को। ये इसके प्रोस थे, यानी कि एडवांटेजेस थे। डिसएडवांटेजेस क्या थे? जो स्टेट का जो रेवेन्यू है वो स्पेशली कहाँ से आता है? एपीएमसी मार्केट से आते हैं, यानी कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो मार्केट कमेटी है वहाँ से देखने को मिलते हैं। तो इसको क्या किया जा रहा था? इसको एलिमिनेट करने की बात की जा रही है। तो एंटायर जो ट्रेड्स है, ठीक है, जो मंडीज से होता है वो रिमूव करने की यहाँ पे बात की जा रही थी। दूसरा जो अगर बिल की बात करें तो फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑफ प्राइस अश्योरेंस एंड फार्मर्स सर्विसेज बिल। ठीक है, तो ये सेकंड बिल है। तो इसमें क्या था, इसके एडवांटेजेस क्या थे कि फार्मर्स जो है उनको राइट रहेगा एंटर करने का एक कॉन्ट्रैक्ट में। ठीक है, एग्री बिजनेस जो फर्म्स रहते हैं, यानी कि जैसे मेरी कोई इंडस्ट्री है, ठीक है, मैं क्या करूँगी, सपोज करो मेरी टमाटो सॉस जो है उसकी बनाने की इंडस्ट्री है, तो मैं एक फार्मर के पास जाऊँगी, उसको पैसा दूंगी कि भाई यहाँ पे आप टमाटो जो हैं वो क्रॉप करें, ठीक है, उसकी प्रोडक्शन करें, तो वो मैं सारे खरीदूंगी। ठीक है, वो पैसा दे दूंगी। ठीक है, तो ऐसा देखने को मिलेगा, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होगा। ठीक है, तो होल सेलर, एक्सपोर्टर्स, लार्ज रिटेलर्स जो हैं वो क्या कर सकते हैं? सेल ऑफ फ्यूचर फार्मिंग प्रोड्यूस कर सकते हैं, प्री एग्रीड जो प्राइस रहता है वो भी दे सकते हैं। ठीक है, तो इसके मतलब डिसएडवांटेजेस क्या थे कि ओपोजिशन जो है वो क्लेम कर रहे थे इस लॉज के रिगार्डिंग, जो बिग कॉर्पोरेट्स हैं, ठीक है, वो इंडियन फूड जो है और एग्रीकल्चर बिजनेस को काफ़ी ज़्यादा हार्म देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर बिल की बात करें तो होता है दी एसेंशियल कमोडिटीज़ जो अमेंडमेंट बिल था। ठीक है, एसेंशियल कमोडिटीज़ अमेंडमेंट बिल में क्या आ जाता है? इसके एडवांटेजेस अगर देखें तो इसमें जो रिमूव की जा रही थी कमोडिटीज़, जैसे लाइक होगी क्रियल्स होगी, पल्सेस, ऑयल सीड, ऑनियंस, पटैटोज़, ठीक है, तो इनको लिस्ट से रिमूव करने की बात की जा रही थी, जो एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं। ठीक है, इम्पोजिशन स्टॉक होल्डिंग लिमिटेड्स यहाँ पे रखी गई इस आइटम्स के ऊपर। ठीक है, डिसएडवांटेजेस क्या थी कि जो बिग कंपनीज़ है उनको फ्रीडम हो जाती है स्टॉक कमोडिटीज़ से रिलेटेड। ठीक है, ताकि वो यानी कि डिक्टेट की फॉर्म में देखने को मिल सकता था आने वाले टाइम में। ठीक है, तो इसी वजह से जो है ये काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट देखने को मिला था, तो फार्मर्स काफ़ी चिंतित थे इससे रिलेटेड। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट अगर बात करें तो आज एक डे सेलिब्रेट किया जा रहा है जिसका नाम है वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे। नेशनल चिल्ड्रंस डे हम 14 नवंबर को हर साल सेलिब्रेट करते हैं, बट वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे जो है ये 20 नवंबर को एनुअली सेलिब्रेट किया जाता है, ताकि इंटरनेशनल लेवल पे अवेयरनेस फैला सके अमंग दी चिल्ड्रंस वर्ल्ड वाइड, इम्प्रूव कर सके जो चिल्ड्रन से रिलेटेड वेलफेयर जो चीज़ें हैं, यानी कि बच्चों के वेलफेयर के लिए यहाँ पे हम एक साथ जुड़ सकें। इन 1959 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा एक डिक्लेरेशन अडॉप्ट किया गया रिलेटेड टू राइट्स ऑफ द चाइल्ड। ठीक है, तो हमारे संविधान में भी आर्टिकल जो है आर्टिकल 23 जो है ये बच्चों से रिलेटेड, बच्चों के बारे में यहाँ पे बात की जाती है कि बच्चों को फोर्स लेबर में धकेलना नहीं है। ठीक है, और यानी कि बच्चों को ख़रीदा बेचा जाता है उसके अगेंस्ट भी हम लोगों ने आवाज़ उठानी है। 2021 जो है ये 32 एनिवर्सरी सेलिब्रेट की जा रही है रिलेटेड टू राइट्स ऑफ चाइल्ड। थीम क्या है इसकी कि बेटर फ्यूचर फॉर एवरी चाइल्ड। ठीक है, बच्चों के लिए जो आने वाला टाइम है वो बेटर हो। ठीक, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट यहाँ पे बात की जा रही है पुरी हेरिटेज कॉरिडोर की। पुरी हेरिटेज यानी कि पुरी जगन्नाथ पुरी जो है
उसको आगे रिन्यू करने की बात की, यानी कि और डेवलप करने की बात की जा रही है। तो उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा फाउंडेशन स्टोन रखा गया है पूरी हेरिटेज कॉरिडोर का, और ये डेवलप करने के लिए इसकी कॉस्ट जो लगेगी 800 करोड़। ठीक है, ये प्रोजेक्ट है, पार्ट किसका है, एगुमेंटेशन जो ऑफ बेसिक एमिनिटीज़ हैं एंड डेवलपमेंट ऑफ हेरिटेज एंड आर्किटेक्चर, जिसको अभदा बोला जाता है स्कीम। ठीक है, तो कंसीव किया गया था इसको 2016 में। पूरी हेरिटेज कॉरिडोर प्रोजेक्ट जो है इसको अनवील किया गया फिर 2019 में, ट्रांसफॉर्म करने के लिए जो होली टाउन है, ठीक है, एक बड़ी मान्यता यानी कि इसको दी गई है पूरी जो उड़ीसा में है, इंटरनेशनल ये प्लेस ऑफ हेरिटेज बन सके आने वाले टाइम में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये उड़ीसा यानी कि पुरी जो है, जगन्नाथपुरी टेम्पल है ये। ठीक है, तो ये काफ़ी सुंदर है, आप देख सकते हैं। अगर किसी ने विजिट किया है तो यहाँ पे आप बताएं अपने अपने एक्सपीरियंस। ठीक है, तो यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं थोड़ा जगन्नाथ टेम्पल के बारे में, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जगन्नाथ टेम्पल को वाइट पगोड़ा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए वाइट पगोड़ा के नाम से जाना जाता है, और ये पार्ट है किसका, चारधाम पिलग्रिमेज का। ठीक है, तो द्वारकापुरी, ठीक है, द्वारिकापुरी, रामेश्वरम और जो बद्रीनाथ है। ठीक है, नेक्स्ट अगर देखें तो माना जाता है कि इसका जो कंस्ट्रक्शन किया गया था 12th सेंचुरी में किया गया था बाय किंग अनंत वर्मा के द्वारा। ठीक है, जो ईस्टर्न गंगा डायनेसिटी से थे। क्लियर, उसके अलावा 4 गेट्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं टेम्पल के। ईस्टर्न सिंह द्वार, ठीक है, जो मेन गेट है, और 2 जो क्राउचिंग जो लाइन्स वहाँ पे बना रखे हैं। सदर्न अश्ववर्धा वेस्टर्न में है। ठीक है, यहाँ पे सदर्न में अश्ववर्धा है, वेस्टर्न में वैग्रा द्वार है, और नॉर्दर्न में क्या है, हस्ती द्वार है। ठीक है, और ये जो है ये कार्विंग किया गया है जो ईच गेट पे, यानी कि ये बनाया गया है हर एक गेट जो है, साउथ में, वेस्ट में, ईस्ट में और नॉर्थ में। ठीक है, और जो फ्रंट एंट्रेंस जो गेट है वहाँ पे अरुण स्तंभ बनाया गया है, जिसको बोला गया है सोलर पिलर। ठीक है, सन पिलर, सॉरी सोलर पिलर नहीं, सन पिलर भी बोला जाता है। ओरिजिनली ये टेम्पल जो है ये कहाँ पे है, कोणार्क में है। तो वर्ल्ड फेमस यहाँ पे रथ यात्रा निकाली जाती है, और बहुधा यात्रा भी इसको बोलते हैं। इंपॉर्टेंट मोनूमेंट्स अगर देखें उड़ीसा के, यहाँ पे कोणार्क सन टेम्पल है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा इसको दिया गया है। तारा तारिणी टेम्पल है, लिंगराज टेम्पल, उदयगिरी, खंडागिरी केव्स यहाँ पे पाई जाती हैं। ठीक है, अगर विजिट करें उड़ीसा तो यहाँ पे घूम के ज़रूर आएँ। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर है। इस मैप में भी आप देखें, ठीक है, उड़ीसा जो है इसको वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश की स्टेट बाउंड्री टच करती है, तेलंगाना की नहीं करती, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा, ब्राइबरी यानी कि जो करप्शन देखने को मिलती है, जो घूस दी जाती है। ठीक है, उस मामले में हमारी कंट्री की रैंक कितनी रही है, ये जानना बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, देखिए तो बेटर प्लेस रही है इस बार इंडिया की। ठीक है, मच बेटर रही है अमंग, अगर नेबर कंट्रीज़ के बारे में बात करें तो उनकी थोड़ी वर्स्ट रही है ब्राइबरी रिस्क विद। पाकिस्तान की जो रैंक रही है 150 रही है, बांग्लादेश की 167 रही है, नेपाल की 112 रही है, श्रीलंका की 92, अफगानिस्तान की 174 रही है। अब मतलब आपके माइंड में ये सस्पेंस रहेगा कि इंडिया की रैंक कितनी रही है, ये भी हम देख लेते हैं अभी। तो इंडिया की रैंक जो रही है इसमें देखिए तो यहाँ पे देखिए इंडिया की रैंक रही है 82 पोजीशन पे। ठीक है, तो 5 प्लेस डाउन गई है, पहले 77 थी लास्ट ईयर में 2020 में, अब जो रही है अब रही है 82 पोजीशन। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली ही ब्राइबरी रिस्क मैट्रिक्स 2021 अभी रिलीज़ किया गया बाय ट्रेस के द्वारा, एंटी ब्राइबरी स्टैंडर्ड जो सेटिंग ऑर्गेनाइजेशन है। मेजर जो बिजनेस ब्राइबरी रिस्क है 194 कंट्रीज़ पे मेजर किया गया सारी चीज़ें। ओरिजिनली इसको पब्लिश किया गया 2014 में, और ये डाटा जो कलेक्ट किया गया था, ठीक है, लीडिंग जो पब्लिक इंटरेस्ट है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग यूनाइटेड नेशन, वर्ल्ड बैंक, वी डैम इंस्टीट्यूट जो यूनिवर्सिटी ऑफ गोथेनबर्ग है, ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। तो बेसिक जो 4 फैक्टर्स है जिसके बेस पे ये डाटा काउंट किया गया वो एनफोर्समेंट एंड एंटी ब्राइबरी डेटरेंस है। बिजनेस इंटरेक्शन कैसी रही है विद गवर्नमेंट के साथ, गवर्नमेंट एंड सिविल सर्विसेज ट्रांसपेरेंसी कितनी रही, क्लियर, कैपेसिटी फॉर सिविल सोसाइटी ओवरसाइट एंड विच इंक्लूड मीडियाज रोल, क्लियर। यहाँ पे देखिए 2020 में हमारी कंट्री की रैंक थी 77 थी, स्कोर जो था 45 था। ठीक है, इस ईयर अगर देखिए तो 45 स्कोर रहा है, तो 82nd पोजीशन रही है, स्कोर 44, क्लियर। इंडिया जो है
अपनी जो हमारी नेबर कंट्रीज़ हैं उनसे बेटर रैंक रही है। नॉर्थ कोरिया, तुर्कमेनिस्तान, वेनेजुएला, इरिट्रिया ये हाईएस्ट कमर्शियल ब्राइबरी रिस्क है, यानी कि सबसे ज़्यादा जो करप्शन देखने को मिलती है इन कंट्रीज़ में देखने को मिलती है। क्लियर। इसके अलावा डेनमार्क, नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन, न्यूजीलैंड और यहाँ पे सबसे ज़्यादा कम करप्शन है। 2020-21 की अगर बात करें तो जितनी भी गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल है उनकी जो मेंबर कंट्रीज़ हैं उसमें सबसे ज़्यादा कमर्शियल ब्राइबरी रिस्क देखने को मिला, यानी कि इंक्रीज़ हुआ। क्लियर। नेक्स्ट अगर बात करें कि हमारी गवर्नमेंट के द्वारा यानी कि इंडिया के द्वारा कुछ स्टेप्स लिए गए कैसे कंट्रोल किया जा सके करप्शन को, ठीक है, यानी कि ज़ीरो टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन जो है, ठीक है, सेवरल मेजर लिए गए ताकि हम करप्शन को कंट्रोल कर सकें। ऐसा देखने को मिलता नहीं है, ग्राउंड लेवल पे बहुत ज़्यादा करप्शन आपको देखने को मिलती है। सिस्टमेटिक इम्प्रूवमेंट्स लाए जा सके, रिफॉर्म्स लाए गए, ठीक है, और लाए जाएंगे आने वाले टाइम में ताकि ट्रांसपेरेंट देखने को मिल सके, ट्रांसपेरेंट चीज़ें प्रोवाइड करवाई जा सके जो सिटीज़न फ्रेंडली सर्विसेज है और करप्शन को कम किया जा सके। ई ट्रेंडिंग इन पब्लिक प्रोक्यूरमेंट इसको इम्प्लीमेंट किया जा सके, ठीक है, और किया भी क्या, इंट्रोड्यूस किया गया ई गवर्नेंस एंड सिंप्लीफिकेशन जो प्रोसीजर है सिस्टम, और इंट्रोड्यूस किया गया गवर्नमेंट प्रोक्यूरमेंट थ्रू गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, यानी कि यहाँ पे जो चीज़ें रहती हैं रिलेटेड टू एग्रीकल्चर उसको बेचा जा सके। क्लियर। नेक्स्ट है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 के तहत अगर देखें यहाँ पे जो ब्राइब्स दी जाती है उसको कैसे कंट्रोल करना है, करप्शन को कैसे कंट्रोल करना है, इसके तहत सेंट्रल विजिलेंस कमीशन भी बनाया गया जो निगरानी रखता है कि कहाँ कहाँ करप्शन हो रही है, और लोकपाल को भी बनाया गया, और CBI जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे रोल प्ले करती है। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की अगर बात करें तो ये मेन एजेंसी है प्रिवेंट करने के लिए जो करप्शन रहता है सेंट्रल गवर्नमेंट में, ठीक है। इस्टेब्लिश इसको किया गया 1964 में किया गया, एज एन एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन लाया गया था, ठीक है, यानी कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो है रिकमेंडेशन किसकी थी इसको सेटअप करने के लिए, संथानाम कमेटी, ठीक है, तो 1962 में लाई गई। क्लियर। अगर बात करें ओरिजिनली अगर देखें तो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो है ना ही ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी थी और ना ही स्टैट्यूटरी बॉडी थी। 2003 में पार्लियामेंट के द्वारा एक लॉ जो है एनेक्ट किया गया और इसको स्टैट्यूटरी स्टेटस दिया गया। 2004 में CVC को डेजिग्नेट किया गया, रिसीव किया गया जो कंप्लेंट्स है रिलेटेड टू करप्शन, ठीक है, मिसयूज़ जो हो रहा है ऑफिस का, ठीक है, फ्रॉम विसल ब्लोअर जैसे, यानी कि ऑफिस में एक पर्सन रहता है जिसको जो क्या करता है अगर कहीं करप्शन हो रहा है तो उसकी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है, उसको विसल ब्लोअर बोला जाता है, अंडर पब्लिक इंटरेस्ट डिस्क्लोजर एंड प्रोटेक्शन ऑफ इन्फॉर्मर्स, ठीक है। CVC जो है ये अपेक्स विजिलेंस इंस्टीट्यूट है, ठीक है, और ये क्या करता है, फ्री ऑफ कंट्रोल फ्रॉम एनी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, मोनिटर करता है जितने भी ऑल विजिलेंस एक्टिविटी है अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सेंट्रल विजिलेंस कमीशन अपॉइंटमेंट की अगर बात करें तो 4 साल इनका टेन्योर रहता है और 65 ईयर एज, ठीक है। तो इसमें विजिलेंस कमिश्नर रहते हैं और 2 विजिलेंस कमिश्नर होते हैं। कमेटी जो है जो रिकमेंड करती है कि कौन विजिलेंस कमिश्नर होना चाहिए वो है, उसके हेड रहते हैं प्राइम मिनिस्टर रहते हैं, यूनियन मिनिस्टर, होम मिनिस्टर रहते हैं, और जो लीडर ऑफ अपोजिशन रहते हैं जो रहते हैं लोकसभा के लार्जेस्ट पार्टी मेंबर। क्लियर। तो आई होप आपको ये क्लियर होगा। नेक्स्ट अगर बात करें CBI के बारे में मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था, ठीक है। फिर अगर बात कर लेते हैं इसके बारे में क्योंकि आपके रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं डिस्कस करूंगी। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन अभी हाल ही में न्यूज़ में था, मैंने ये 2 दिन पहले ही डिस्कस किया है क्योंकि CBI के जो डायरेक्टर्स हैं उनकी टर्म ड्यूरेशन जो है 5 ईयर एक्सटेंड करने की बात की जा रही है। CBI जो है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन इसको बोला जाता है, ठीक है, और ये इन्वेस्टिगेटिंग जो पुलिस एजेंसी है हमारे इंडिया की, ठीक है, और ये किसके अंडर इसको रखा गया, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पेंशन एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस के अंडर रखा गया जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आती है, ठीक है, और ये जो डिपार्टमेंट है ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो है उनके ऑफिस के अंडर रखा गया है इसको, और ये ना ही स्टैट्यूटरी बॉडी है ना ही कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। क्लियर। और ये डायरेक्टर जो है ये सिलेक्ट जो किए जाते हैं, हाई प्रोफाइल कमेटी रहती है जो अंडर दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट अंडर 1946 के अंडर इसको रखा गया है। कमेटी जो है रिलेटेड टू CBI डायरेक्टर को अपॉइंट करना है, उसके जो हेड रहते हैं प्राइम मिनिस्टर रहते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन रहते हैं और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहते हैं। CBI जो है ये मेन इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की। क्लियर। और ये असिस्ट करती है यानी कि सहायता करती है CVC की और लोकपाल की। क्लियर। तो नोडल एजेंसी है ये इंडिया की और कोऑर्डिनेट करती है इन्वेस्टिगेशन में, ठीक है, बिहाफ ऑफ द इंटरपोल, यानी कि इंटरपोल मेंबर कंट्रीज़ के साथ भी ये जुट के काम करती है। CBI के हेड जो रहते हैं वो डायरेक्टर रहते हैं
क्लियर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की अगर बात करें, अगर वर्ल्ड वॉर सेकंड की ड्यूरेशन की बात करें तो इसको एज ए स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था 1941 में। क्लियर। और ये डिपार्टमेंट ऑफ वॉर ऑफ जो है ब्रिटिश इंडिया के अंडर इसको रखा गया ताकि इंक्वायरी की जा सके जितने भी एलिगेशन लगे हैं जिसके करप्शन के, ब्राइबरी के, ठीक है, रिलेटेड टू प्रोक्यूरमेंट्स। क्लियर। तो उसके बाद क्या किया गया, संथानाम कमेटी लाई गई प्रिवेंशन ऑफ करप्शन 1962-64 में। इनके द्वारा रिकमेंड किया गया कि एक ऐसी बॉडी होनी चाहिए जिसका नाम रखा जाएगा सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सीबीआई जो है। ठीक है, ये पहले किसके अंडर रखा गया था, इसको होम मिनिस्ट्री के अंडर था, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के अंडर इसको बाद में रखा गया। ठीक है, सीबीआई जो है यानी कि इसको प्रिस्क्राइब किया जाता है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के अंडर। क्लियर। और ये क्या करती है, सीबीआई नीड्स टू कंसल्ट, अगर सीबीआई को किसी क्राइम के रिगार्डिंग किसी स्टेट में जाना हो तो उसको परमिशन लेने की ज़रूरत है स्टेट गवर्नमेंट से, ऐसे वो एंटर नहीं कर सकती। क्लियर। टेन्योर जो रहता है डायरेक्टर का, सीबीआई डायरेक्टर का, ठीक है, वो 2 ईयर्स का रहता है। इसको एक्सटेंड करने की बात की जा रही है सीवीसी एक्ट 2003 के अंदर, यानी कि टेन्योर की जो पावर लेती है सीबीआई ये सीवीसी से लेती है। ठीक है, अगर बात करें इसकी जो पावर रहती है, मैं ये दिल्ली जो पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट है वहाँ से लेती है। तो मंथ जो है मिनिमम जो रेजिडुअल टेन्योर रहता है, ठीक है, 6 मंथ्स। ठीक है, 6 मंथ्स जो है मिनिमम रेजिडुअल टेन्योर रहता है, इंट्रोड्यूस जो किया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अगर कोई भी पर्सन अगर लेस देन 6 मंथ उसका टेन्योर है तो वो कंसीडर नहीं किया जा सकता जो चीफ की पोस्ट रहती है। क्लियर। उसके अलावा जो केसेस जो हैंडल किए जाते हैं सीबीआई के द्वारा, एंटी करप्शन क्राइम है, इकोनॉमिक क्राइम्स है, स्पेशल क्राइम्स है। ठीक है, तो ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ऑलरेडी मैं इसको डिस्कस कर चुकी हूँ। उसके अलावा अगर बात करें तो अगर सीबीआई ने इन्वेस्टिगेट करनी है किसी भी क्राइम से रिलेटेड किसी स्टेट में, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट परमिशन दे दे तो कंसर्न लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट भी सीबीआई को ऑर्डर दे दे किसी भी क्राइम से रिलेटेड इन्वेस्टिगेट करने को तो भी स्टेट गवर्नमेंट मना नहीं कर सकती है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोगों को याद रखनी, ये इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की यहाँ पे बात हो रही है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये मल्टी डिसिप्लिनरी ऑर्गेनाइजेशन है। 2 जो स्पेशल फिजिकल लॉज है इसके तहत ये काम करती है, फीमा और पैमला। ठीक है, तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करें तो फर्स्ट में 1956 को इसको पिक्चर में लाया गया था। ठीक है, इन्फोर्समेंट यूनिट इसको ऐसा बोला गया स्टार्टिंग में। ठीक है, इसको स्टार्टिंग में डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर के अंडर रखा गया, फिर बाद में इसको चेंज कर दिया गया 1957 में, रीनेम किया गया एज ए इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट, और डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर से इसको शिफ्ट किया गया डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू में 1960 में। तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कंपोजिशन आप देख सकते हैं, डायरेक्टली जो रिक्रूटिंग पर्सनल्स रहते हैं डायरेक्टोरेट, ठीक है, ऑफिसर्स रहते हैं डिफरेंट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज़ के, यहाँ पे कंपोजिशन इनका देखने को मिलता है। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जो आज डिस्कस किए गए हैं। ठीक है, पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अगर नहीं पसंद आए तो डिसलाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।